नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज दिन भर ट्रंप साहब की चहलकदमी जो इस्लामिक देश हैं वहाँ पर रही और ट्रंप साहब को 84 करोड़ का जो इनामी आतंकवादी रहा और आजकल वो सीरिया का राष्ट्रपति बना बैठा है, अल शरा से भी मिलने का मौका मिला। पूरी दुनिया में आतंकवादी नंबर 1 जिसको गिना जाता है, पूर्व अल कायदा आतंकी को उन्होंने काबिल इंसान बताया। सीरिया पर लगे हुए सारे प्रतिबंध भी हटाने की बात उन्होंने कही और इसकी क्या क्या वजह रही। जो वांटेड में नंबर 1 पर रहा, आज अमेरिका का राष्ट्रपति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको भी गले लगाते हुए दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल शरा के साथ बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुलाकात की। उनके साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सीरिया को दोबारा तरक्की करने का मौका देगा। मंगलवार को इस आदेश के अगले ही दिन ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। कभी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुका अल शरा ट्रंप की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। गधे को भी बाप बनाना पड़े तो ट्रंप बना लेगा, ये बात पक्की है। जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था उसको गले लगाने में भी ट्रंप को शर्म नहीं आती। अहमद अल शरा ने 2001 में सीरिया में कई आत्मघाती हमले कराए थे। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन करीब 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिसे 5 महीने पहले दिसंबर में हटा दिया गया था। ट्रंप के साथ सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा इस मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस अहमद बिन सलमान भी मौजूद रहे। कुछ फोटो भी जारी की गई हैं जिसमें उसको दिखाया गया है। अमेरिका ने दिसंबर 2017 में अहमद अल शरा जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। अल जुलानी के नाम से जाना जाता था अल शरा। पहले वो पगड़ी और उसमें रहा करता था, आजकल वो कोट और टाई में नजर आ रहा है। ये दोनों जो बदलाव हैं उसको तस्वीरों में दर्शाया गया। 1 साल पहले ही वह आतंकी जुलानी के तौर पर जाना जाता था, अब वह सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है। अहमद अल शरा को पहले अब्बू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। जुलानी 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर अल कायदा नेताओं के संपर्क में आया था। उसे अमेरिकी सेना ने 2006 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सनद रहे आपको, ये आपको बताया जा रहा है, इसको आप नोट करके रखें। जेल से छूटने के बाद अल शरा 2012 में अल कायदा की सीरिया शाखा जबात अल नुस्र का गठन किया। 2016 में वह अल कायदा से अलग हो गया और हयात तहरीर अल शाम HTS की स्थापना की। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के पतन के बाद जुलानी ने सत्ता संभाल ली। इसके बाद दुनिया को उसके असली नाम का पता चला। अल शरा के बारे में जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं। विदेशी आतंकियों को देश से बाहर निकाले अल शरा। ट्रंप ने अल शरा से मुलाकात के दौरान करीब 37 मिनट तक बातचीत की। 25 साल के बाद यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की हो। ट्रंप ने अल शरा को लेकर कहा कि वह युवा और आकर्षक है। ट्रंप ने बताया उन्होंने शरा से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने और सीरिया से विदेशी आतंकियों को निकालने के लिए कहा। अल शरा ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति लाने में सक्षम है। अमेरिकी सांसद ने 2019 में सीरिया पर सख्त प्रतिबंधों के लिए कानून बनाया था। हालांकि इस कानून में वह प्रावधान था
कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी बैन हटा लिए थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस फैसले को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब से बातचीत करने के बाद लिया है। दोनों देशों ने सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का खुले तौर पर समर्थन किया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब सीरिया को दुनिया से जुड़ने का रास्ता मिल गया है, वहाँ पर निवेश करने वाली कंपनियाँ और मदद करने वाले संगठनों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सीरियाई सरकार ने अपने ही लोगों को मारा, यूएस ने बैन लगाया। अमेरिका ने सीरिया पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद लगाए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ने विरोधियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की थी। इसमें हजारों नागरिक मारे गए थे। सरकार पर नागरिकों को मारने के लिए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप भी लगा था, जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई थी। अमेरिका ने असद सरकार पर हिजबुल जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा सीरिया की नीतियों, खासकर ईरान और रूस के साथ उसके गठजोड़ को भी अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की अस्थिरता की वजह माना था। ऐसे में असद सरकार को अलग थलग करने में अमेरिकी सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए थे। दमिश्क में 2 इलाकों में 21 अगस्त को 2013 को रासायनिक हथियारों से हमला हुआ था। इसमें 1144 लोग मारे गए थे, जिसमें 100 के करीब बच्चे शामिल थे। राइटर्स के मुताबिक सीरिया पर लगने वाले ये प्रतिबंध ऐसे थे जिनकी वजह से सीरिया को दुनिया से आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से काफ़ी हद तक काट दिया गया था। अगर इस आसान भाषा में इनको समझना चाहे तो पैसे और लेन देन पर रोक लगा दी गई थी, लेन देन तेल और गैस पर रोक लगा दी गई थी, बैंकिंग और निवेश पर प्रतिबंध लगाए गए थे, और स्विफ्ट से बाहर निकलने का मतलब था, इसकी मैं बात करता हूं चर्चा बाद में, सैन्य और तकनीकी सामान पर रोक लगा दी गई थी। सीजर एक्ट के तहत कड़े कानून लागू कर दिए गए थे। अब इसमें बात करें तो अमेरिका और उसके नागरिक या कंपनियां सीरिया के साथ कोई व्यापार या पैसे का लेन देन नहीं कर सकते थे। सीरिया को डॉलर में लेन देन करने की इजाज़त नहीं थी, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लगभग कट गया था। अमेरिका ने सीरिया के तेल और गैस क्षेत्र पर पाबंदी लगा दी थी, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी वहां निवेश नहीं कर सकती थी। अमेरिका का कहना था कि सीरिया सरकार तेल और गैस बेचकर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल जंग में कर रही है। इसका नुकसान ये हुआ कि सीरिया की सबसे बड़ी कमाई का सोर्स ही बंद हो गया था। सीरियाई बैंकों को स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से बाहर निकाल दिया गया था। यही नेटवर्क है जिससे दुनिया भर के बैंक एक दूसरे को सुरक्षित रूप से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। स्विफ्ट से बाहर निकलने का मतलब था सीरिया का कोई भी बैंक दुनिया के किसी भी बैंक के साथ लेन देन नहीं कर सकता था। इसका नुकसान ये हुआ, अमेरिका और दूसरे देशों के निवेशकों ने सीरिया में निवेश करना बंद कर दिया था। अमेरिका ने सीरिया को किसी भी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम या सैन्य वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसी तकनीक जो आम लोगों के साथ साथ सैनिकों के इस्तेमाल में काम आ सकती थी, जैसे कि रडार, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस, हाईटेक इंजन, सभी के निर्यात पर सख्त रोक लगा दी गई थी। अमेरिका ने 2019 में सीरिया पर सबसे सख्त एक्शन लेते हुए सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट, सीजर एक्ट लागू कर दिया था। इसमें प्रावधान यह था कि सीरिया के साथ काम करने वाली दूसरी देशों की कंपनियों पर भी कार्रवाई की जा सकती थी। इसकी वजह से एनजीओ तक ने सीरिया में काम करना बंद कर दिया था। अमेरिकी अदालत में सुनवाई के दौरान ब्लू हुड पहने अक्टूबर 2019 की ये एक तस्वीर छापी गई है। सीजर सीरियाई सेना में रह चुका था। उसने 2011 में 2013 तक 53,275 तस्वीरें लीक कर दी थी। इसमें 11,000 मृत कैदियों की भी तस्वीरें थी। उसी के काल्पनिक नाम सीजर पर एक्ट बना था। सीरिया की इकोनॉमी 84% सिमटी
बस 2 घंटे में मिलती है बिजली। अमरीकी प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि सीरिया की इकॉनमी 84% तक सिकुड़ गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2010 में सीरिया की इकॉनमी 60 बिलियन अमरीकी डॉलर की थी। यह 2022 में घटकर 23.63 बिलियन डॉलर रह गई थी। राइटर्स के मुताबिक सीरिया की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली गई थी। फिलहाल देश में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोज भरपेट खाना नहीं मिलता। तेल और ऊर्जा पर प्रतिबंध का असर ये हुआ कि देश ज़्यादातर इलाकों में सिर्फ 2 घंटे बिजली उपलब्ध करा पा रहा है। तेल पर बैन से सीरिया में 9.1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2010 में हर दिन करीब 3,80,000 बिलियन बैरल तेल दूसरे देशों को बेचता था। अब यह लगभग शून्य हो चुका है। सीरिया के ऊर्जा मंत्रालय ने सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र को भेजी एक रिपोर्ट में बताया था कि तेल पर लगे प्रतिबंधों की वजह से 2022 तक सीरिया को 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। व्यापार ठप होने से सीरिया में बड़े पैमाने पर तस्करी, ड्रग्स और बिजनेस बढ़ने लगा। खास तौर पर कैप्टागन ड्रग्स का उत्पादन बहुत बढ़ गया। यह ड्रग्स सीरिया और लेबनान के आसपास के इलाकों में बनता था, सऊदी अरब जैसे देशों में भेजा जाता था। सीरिया में युद्ध के कारण सरकार का नियंत्रण कमजोर हो चुका था, जिससे ड्रग के व्यापार में और भी इजाफा हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की सरकार और सीरियाई सेना भी तस्करी और ड्रग के व्यापार में शामिल रही थी। यह व्यापार सरकार के कुछ अधिकारियों के लिए पैसे कमाने का तरीका या जरिया बन गया था। यह सीरिया के लिए एक बड़ा संकट था, क्योंकि इससे देश में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अहमद अल शरा ने कैप्टागन की तस्करी को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। देश में तस्करी करने वालों को कड़ी सजा दी जा रही है। उन्होंने एक अपराध के रूप में इसे पेश किया और कहा कि यह न केवल शरिया कानून के खिलाफ है, बल्कि सीरिया के भविष्य के लिए भी हानिकारक है। कैप्टागन बेचकर अरबों कमाते थे सीरिया तानाशाह असद। 1960 में दिमागी परेशानी के इलाज के लिए बनाई गई थी, और ये जो दवा है फेनिथिलाइन, जिसको कैफीन मिलाकर तैयार किया जाता था, यह मस्तिष्क की उत्तेजित ड्रग के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। लंबे समय तक काम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक था। और अभी एक ही दिन में 60% मजबूत हुई है सीरिया की मुद्रा। सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने से देश की इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। ट्रंप के सीरिया पर बैन हटाने के ऐलान के बाद सिर्फ एक दिन में सीरियाई मुद्रा की दर में 60% का इजाफा हुआ है। ट्रंप ने घोषणा की है, पहले ब्लैक मार्केट में $1 के बदले सीरियाई पाउंड की दर लगभग 15,000 थी, लेकिन यह घटकर 10,000 पाउंड प्रति डॉलर हो गई है। इसमें मुताबिक जो बैन हटाने से सीरिया में निवेश और व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और खाड़ी देशों जैसे सहयोगियों से निवेश की संभावना बढ़ गई है। बैन हटने से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता प्रदान करना आसान हो गया, जिससे आम सीरियाई लोगों के जीवन में सुधार की गुंजाइश बढ़ गई है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जो ट्रंप साहब ने सीरिया को जो मेहरबानी करके दी है उसके विषय में, और जो डिटेल है वो हमने आपको ताज़ा तरीन डिटेल देने की कोशिश की है। इसमें कुछ अल शरा के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्ता पलट। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी बना अलकायदा को धोखा देकर असद की हुकूमत ख़त्म की इन्होंने। तारीख 8 दिसंबर भारत में रात के करीब 12 बजे थे, तभी खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपना देश छोड़कर पूरे परिवार के साथ रूस भाग चुके हैं। 27 नवंबर को जब सीरिया के विद्रोहियों ने वहाँ के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला किया, तो शायद ही असद ने सोचा होगा कि उनके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक कर 11 दिन बीतते गए। सीरिया में असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे
42 साल का सुन्नी नेता अब्बू मोहम्मद अल जुलानी है, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रूर आतंकियों में से एक अब्बू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। स्टोरी में सीरिया के राष्ट्रपति असद को इस्तीफा देकर भागने को मजबूर करने वाले अब्बू मोहम्मद अल जुलानी की ये कहानी है। विद्रोह के घर में जन्मा, विद्रोही बना। 26 जुलाई साल 1956 मिस्र में राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली इस नहर पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। इस फैसले से नासिर पूरी तरह, खासकर अरब देशों में लोकप्रिय हो गया था। सीरिया, जो हाल ही में ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल से आज़ाद हुआ था, वह नासिर को हीरो की तरह देखा जाने लगा था। नासिर का सपना अरब वर्ल्ड बनाने का था, जहां सबकी राष्ट्रीयता अरबी हो। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक देश बनाने की पहल की थी। 21 फरवरी 1958 को मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक देश यूनाइटेड अरब रिपब्लिक UAR बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद सीरिया की बाथ पार्टी इस फैसले के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि इससे जुड़े नेताओं को अहम पदों से हटा दिया गया था। 8 मार्च 1961 को बाथ पार्टी ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया, जिससे UAR 3 साल ही चल पाया। सीरिया में एक शख्स ने इस तख्ता पलट को बखूबी विरोध किया था। उसका नाम था अहमद हुसैन, और एक अरब दुनिया का सपना उनके दिल में काफ़ी करीब था। CBS न्यूज़ के मुताबिक तख्ता पलट का विरोध करने की वजह से हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुछ समय बाद ही जेल से भागकर जॉर्डन चले गए। वहाँ भी उनको कैद कर लिया गया। सऊदी या फिर इराक चले जाने का फरमान सुना दिया गया। हुसैन ने इराक जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इराक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीरिया लौट आए। यहाँ हुसैन ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे जीत नहीं सके। इसके बाद वे सऊदी अरब चले गए। पेट्रोलियम इंजीनियर थे। सऊदी में हुसैन ने 10 साल तक काम किया। इसी दौरान 1982 में जुलानी का जन्म हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर आतंक से जुड़ने वाला जुलानी सिर्फ 7 साल का था जब 1989 में उसके पिता अहमद हुसैन परिवार समेत सीरिया लौट आए। जुलानी की पढ़ाई दमिश्क में हुई। साल 2000 की शुरुआत में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। एक लिबरल इस्लाम वाले माहौल में पढ़ा लिखा जुलानी जब कॉलेज पहुंचा तो उसका सामना कट्टर इस्लाम वाली विचारधारा रखने वाले लोगों से हुआ। ये वो दौर था जब आतंकी संगठन अल कायदा ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में मिडल ईस्ट में अपना पैर पसार रहा था। 1 साल बाद ही 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। इसी समय जुलानी फिलिस्तीनियों के संघर्ष से वाकिफ हुआ। 2003 में जब उसे लगा कि अमेरिका इराक पर हमला करने वाला है तो वह परेशान हो गया और मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर जंग लड़ने चला गया। इराक पहुंचकर जुलानी ने अल कायदा नेताओं के संपर्क में आया। जून 2006 में उसे अमेरिका की सेना ने पकड़ लिया और जेल भेज दिया। आज वही सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है। जेल में रहने के दौरान जुलानी बगदादी से जुड़े लोगों से संपर्क में आया। इन्हीं में एक शख्स 2010 में जब रिहा तो उसने बगदादी को बताया कि जेल में उसकी मुलाकात सीरिया के चप्पे चप्पे के बारे में जानता है। ये लड़का जुलानी था। बगदादी को बताया गया कि ये संगठन के काम आ सकता है। ठीक 4 महीने बाद लगभग 5 साल जेल में बिताकर जुलानी 2011 में बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद जुलानी का इंतजार अल कायदा का वही नेता कर रहा था जिसने बगदादी से उसकी तारीफ की थी। अल कायदा के नेता ने जुलानी से कहा कि वह बगदादी को चिट्ठी लिखे। इसके बाद जुलानी ने बगदादी को 50 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी जिसमें सीरिया के सैकड़ों सालों के इतिहास और इलाकों के बारे में पूरी जानकारी दी। इसे पढ़कर बगदादी काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने 2001 में जुलानी को 6 लड़ाकों के साथ सीरिया भेज दिया। सीरिया पहुंचते ही जुलानी ने आत्मघाती हमलों की झड़ी लगा दी थी। जुलानी का खौफ पूरे सीरिया में फैल गया। 6 लोगों के साथ सीरिया में कदम रखने वाले जुलानी ने 1 साल के भीतर ही 5000 लड़ाके जुटा लिए थे। इसके बाद 2012 में अलकायदा की सीरिया शाखा जब्बात अल नुस्र का गठन किया। जब्बात ने सीरिया में कई सारे आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया था।
अबू बकर अल बगदादी ने 2014 में जुलानी को आईएसआईएस से जुड़ने को भी कहा था। बगदादी का साथ छोड़कर खुद का संगठन खड़ा किया। बगदादी ने 2014 में आईएसआई को सीरिया तक फैलाने के लिए आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की स्थापना की थी। उसने जुलानी को आईएसआईएस से जुड़ने का आदेश दिया था, लेकिन जुलानी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बगदादी और जुलानी के रास्ते अलग हो गए थे। हालांकि इस वक्त उसने अल कायदा और लादेन के बाद अल कायदा के दूसरे सबसे बड़े नेता अल जवाहिरी से अपने संबंधों को अच्छा रखा। उसका मकसद अल कायदा के रास्ते पर चलकर सीरिया में असद सरकार को गिराना और वहां शरिया लागू करना था। जुलानी इजराइल और अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन मानता था। जुलानी के लिए काम करने के लिए इराक और अफगानिस्तान से लोग आने लगे। शरिया के नाम पर लोगों ने सिर कलम किए जाने लगे। 2016 में सीरिया में असद रूस ईरान के समर्थन से ताकतवर हो गया। उन्होंने अलेप्पो पर कब्जे के बाद हमा और होम्स जीत लिया था। असद इदलिब पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन रूस ने उन्हें रोक दिया था। तुर्की समर्थित फ्री सीरियन आर्मी से हाथ मिला लिया था। अब उसे महसूस होने लगा था कि अल कायदा से जुड़े रहना उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उसने अपने संगठन का नाम बदलकर फतेह अल शाम कर लिया था। ये कुछ लिस्ट है जिसमें उसने जो हमले किए थे उसके बारे में बताया गया है। 2016 में जुलानी ने जब बात अल कायदा से अलग होने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उस समय तक दुनिया जुलानी के सिर्फ नाम से वाकिफ थी, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वह टीवी पर कभी इंटरव्यू नहीं देता था। सार्वजनिक जगहों पर जाने के दौरान वह अपना चेहरा ढक लिया करता था। परंतु कुछ महीने बाद 2017 में जुलानी का एक वीडियो जारी किया गया, वो दुनिया के सामने आया। उसने हयात तहरीर अल शम HTS के गठन का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि उसके संगठन का किसी बाहरी देश या पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जुलानी ने कहा कि उसका एकमात्र मकसद सीरिया को असद सरकार से आज़ाद कराना है, ताकि उसकी वजह से सीरिया में रूस से लेकर अमेरिका और ईरान तक घुस चुके हैं, वह अपने देश को अमेरिका और रूस जैसे वर्ल्ड पावर से बचाएगा। हालांकि उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काम करना बंद कर दिया था, जो सीरिया में ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे। इसका फ़ायदा जुलानी को हुआ। अमेरिका और इजराइल से भी उसे टारगेट नहीं बनाया। हालांकि 2018 में अमेरिका ने HTS को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अल जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। जुलानी असद सरकार और ईरान का सबसे बड़ा विरोधी बनकर उभरा था। साल 2021 में जुलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अमेरिका और उसके साथी देशों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ना चाहता। जुलानी ने सीरिया में ISIS के कई नेताओं का सफाया भी कर दिया था। उसे सबसे बड़ी सफलता 2023 में लीडर अब्बू हुसैन अल हुसैनी की हत्या कराने के बाद मिली थी। पहली बार जाना जुलानी का असली नाम अहमद अल शरा है। यह खुलासा इसी सप्ताह हुआ है। दरअसल 5 दिसंबर को हमा शहर कब्जाने के बाद HTS ने बयान जारी किया था कि उसमें उसका असली नाम अहमद अल शरा दर्ज था। CNN के मुताबिक अल कायदा से संबंध तोड़ने के 8 साल बाद जुलानी के रहन सहन और पहनावे में भी बदलाव आ चुका था। पहले जहाँ वह इस्लामिक लिबास में रहता था, अब वह ब्लेज़र और जीन्स पहनने लगा था, जबकि उसने अब तक जिहादी मानसिकता होने का खंडन नहीं किया। और इसमें वह हरे रंग की सैन्य वर्दी पहने हुए था, उसकी दाढ़ी सवरी हुई थी और वह बेहद शांति से अपनी बात रख रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने खुद को उदार दिखाने की कोशिश भी की। उसने कहा उसका मकसद सीरिया से असद सरकार को उखाड़ फेंकना है। सीरिया में तानाशाही खत्म होगी और जनता की सरकार चुनी जाएगी। 3 दिन बाद जुलानी ने असद सरकार को उखाड़ फेंका। इसमें HTS को ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं आईं। सीरिया में असद सरकार को गिराने वाले HTS के सुप्रीमो लीडर अब्बू मोहम्मद अल जुलानी ने रविवार को दमिश्क की सबसे पवित्र उमायद मस्जिद में भाषण दिया था। यह 1300 साल पुरानी मस्जिद है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है।
उसने कहा था कि दमिश्क में विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों से कैद लोगों को आज़ादी मिली है। मिडल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा गया है। अब सीरिया की जनता ही असली मालिक है। सीरिया में किसी से भी बदला नहीं लिया जाएगा। सीरिया सभी लोगों का है। जुलानी ने अपने भाषण में असद को अलावी शिया और खुद को सुन्नी बताने की कोशिश की थी। सीरिया में अब उनका हस्तक्षेप खत्म हो गया है। अब सीरिया की सरकार ईरान के इशारे पर नहीं चलेगी। ईरान सीरिया की ज़मीन से लेबनान तक नहीं पहुंच सकता। हमारे देश में अब ईरान के हथियार नहीं दिखाई देंगे। जो तख्ता पलट किया गया वो 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा, तब से जुलानी अपने लड़ाकों को मजबूत करने में जुट गया था। चीन के उइगर मुसलमानों से लेकर अरब तक सेंट्रल एशिया से लोगों की मदद से उसने अपनी फौज तैयार कर ली थी। सही समय का इंतजार किया। जो इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग की वजह से आया। 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस व्यस्त हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से बाहर निकाल लिया। फिर 23 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ, ईरान और हिजबुल जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, अब उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल कमज़ोर हो गया। इसी का फ़ायदा उठाकर जुलानी ने सीरियाई सेना पर हल्ला बोल दिया और 11 दिनों में राष्ट्रपति का तख्ता पलट दिया और स्वयं को उसने राष्ट्रपति सीरिया का बना लिया। तो ये थी पूरी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आपको विस्तार से हमने सारी कहानी बताई है सीरिया के विषय में भी। और जो ट्रंप साहब मेहरबान हुए हैं, उन्होंने सीरिया पर सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं, उसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी दी गई है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।